नैनीताल रोड गणपति बैंक्वेट हॉल में मोदी जी के वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि हरीश पांडे रहे। हमारा नेता कैसा हो, जोगेंद्र भाई जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। कि हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। केंद्र के संयोजक आदरणीय श्री ललित मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय भुवन जोशी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। मैं गुड्डू परमार से निवेदन कि वरिष्ठ हमारी पार्षद नीमा तिवारी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगी। आज इस कार्यक्रम में जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, आपको इस फल से बहुत बहुत प्रणाम। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। इस उद्बोधन के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा हमारे इस कार्यक्रम के सह संयोजक श्री विपिन जोशी जी से। आज छाए हो मीडिया जगत में, छाए हुए हो, बोलने वाले आपके सब आशीर्वाद है। नहीं मैं कह रहा हूँ मीडिया में छाए हुए। उस दिन भी तुम्हें पकड़ा जिस दिन वो आए थे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी से मेरा बहुत पुराना नाता है, यानी ऐसा नाता जो 1980 में शुरू हुआ और आज 2022 तक रेगुलर कायम है, यानी कि 42 वर्ष से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैंने उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी जब कांग्रेस का वर्चस्व था, हर घर में कांग्रेस का झंडा लगता था और मैं खुद जब शीश महल में रहता था तो तिकोनिया से रानीबाग तक ये लोग मेरे सामने बैठे हैं, शीश महल के बैठे हैं, आवास विकास बैठे हैं, कावड़धाम के लोग बैठे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैंने वो समय देखा है, एक भी परिवार ऐसा नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके चलता था और उस समय में मैंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू की है, यह मुझे गर्व है। और उसी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 1990 में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया और जो जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी, जिनके लिए हम वोट मांगने के लिए आपके पास आ रहे हैं और जिनको हम विधायक बनाने वाले हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। 1997 में मैं उनके निवास में गया और उनसे मैंने कहा कि मुझे आज 17 वर्ष हो गए हैं शीश महल में भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए। मैंने जोगेंद्र रौतेला से कहा मुझे 17 वर्ष हो गए हैं तिकोनिया से रानीबाग तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाते हुए, लेकिन आज तक मुझे कोई भी ऐसा युवा नेता नहीं मिला जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा सके। मुझे आज ऐसा कोई कर्मठ इंसान नहीं मिला जो मेरी बातों को सुन सके। तो आदरणीय जोगेंद्र रौतेला जी ने मेरी 1 घंटे तक पूरी बात सुनी। मैं फिर गया लगभग 2 माह तक मैं उनके निवास में गया, तो लेकिन 2 माह के बाद आदरणीय जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी ने मेरी बात को सुना और उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा और उन्होंने मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी 1997 में। मैं आपको बताना चाहता हूं उसके बाद तो मैंने कम से कम 50 लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता दिलाई। बात इस बात की है आज जो हम आप लोग खड़े हैं, हमारी लड़ाई कांग्रेस से है, हमारी लड़ाई सपा से है, हमारी लड़ाई आपसे है।
हमारी लड़ाई यूकेडी से है, हमारी लड़ाई जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सब से है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई हमारी किससे है? हमारी सबसे बड़ी लड़ाई कांग्रेस से है, क्योंकि कांग्रेस की उन गलत नीतियों के कारण ही मैं भी भारतीय जनता पार्टी नहीं आया था। क्योंकि 1975 में जो हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी, उन्होंने देश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने इस देश में 18 महीने आपातकाल लगाया था, और उस 18 महीने में लोगों को जो परेशानियां हुई, उन 18 महीनों में जिस प्रकार से लोगों को जेलों में ठूसा गया, उन 18 महीनों में परिवार के परिवार उजड़ गए, उन चीजों को देखकर ही मैंने भारतीय जनता पार्टी से जो पहले जनसंघ था, मैंने जनसंघ में जाकर अपनी सदस्यता ली थी। ये बात थी 1977 की। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, उसी कांग्रेस को हमें समाप्त करना है। आज उस कांग्रेस के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। हमारी जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी है, मैं जानता हूं कि वो भूखी प्यासी सुबह 8 बजे निकलती है, शाम तक झंडा लेकर जगह जगह कहती है भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जोगिंदर पाल जिंदाबाद, आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ये नारे लगाते हुए घर घर जाते हैं। लेकिन आज जो आप काम कर रहे हैं, ये उत्तराखंड राज्य हमें भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मैं अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करता हूँ। वर्चुअल जनसभा जो होने जा रही है, ये उन्हीं की देन है। 9 नवंबर 2000 को अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने ये उत्तराखंड राज्य नहीं बनाया होता, तो आज 70 विधानसभा का हमारा उत्तराखंड राज्य नहीं होता। इसलिए मैं उनको आज इस वर्चुअल रैली में श्रद्धांजलि देता हूँ। वो अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने पूरे संसार को बताया था। आपको याद होगा कि उन्होंने 1998 में परमाणु विस्फोट किया था पोखरण में, और परमाणु विस्फोट के द्वारा पूरे विश्व में बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटने वाली है, भारत पीछे नहीं हटने वाला है। जापान ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने हम पर आर्थिक पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन अटल बिहारी नहीं पीछे हुए और उन्हें बराबर उसका सामना किया। 1999 में वो 5 साल के लिए फिर से प्रधानमंत्री बने। बहुत सी उन्हें योजनाएं, समय कम है, मैं कहने को तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन अंत में बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा देश है इजराइल। इजराइल जो राष्ट्र के लिए मरता है, वहां का निवासी केवल राष्ट्र की बात करता है, देश की बात करता है। वो इजराइल देश, अभी आपने हाल में देखा होगा, जॉर्डन, उसके बगल में लेबनान, सीरिया, ये चारों जो देश हैं उनको परेशान करते हैं। रोजाना युद्ध होता है, हमेशा युद्ध होता है, लेकिन वो छोटा सा इजराइल देश जहाँ का हर परिवार राष्ट्र के लिए मरता है, मिटता है, वो देश आज भी खड़ा है इजराइल। इसी प्रकार हमको भारतवर्ष को खड़ा रखना पड़ेगा और भारत को मजबूत करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी जी तब मजबूत होंगे, देश का राज्य उत्तराखंड तब मजबूत होगा जब हमारे जोगिंदर पाल सिंह गौतेला जी मजबूत होंगे। यही बात करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअल जनसभा प्रारंभ हो चुकी है। मजबूत इमारत भी बनती। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ा, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि इस चुनाव के दरमियान मुझे पहली बार रूबरू आकर के आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। और इसलिए परसों 10 तारीख को गुरुवार को उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंचूंगा और आपके दर्शन भी करूंगा और आपसे बातचीत भी करूंगा। 10 तारीख को आ रहा हूं। उत्तराखंड के वासियों से रूबरू आशीर्वाद लेने का और देवभूमि को प्रणाम करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। इन चुनाव में जिन्होंने कोरोना के कठिन काल में मरसे भर भर के उत्तराखंडियों को दिल्ली से धकेल दिया था, दिल्ली से निकाल दिया था, रात रात
ठंड के दिन थे, ऐसे लोग अब आज आपसे वोट मांगने आए हैं। मेरे प्यारे उत्तराखंड के भाइयों बहनों, जिन्होंने सालों तक दिल्ली में राज, इनके नारों से लगाया जा सकता है। आपको उनके कारनामों का पता तो है ही है, फिर भी वो क्या करने वाले हैं देखिए। दिल्ली में ये अनेक दशकों तक सत्ता में रहे, इनके नेता यहां सैर सपाटे के लिए आते रहे, लेकिन तब इनको न उत्तराखंड की याद आई, न उत्तराखंड के तीर्थ क्षेत्रों की याद आई, न उत्तराखंड के टूरिज्म की याद आई, न ही इनको 4 धाम की याद आई। इतने सालों तक उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार रही, तब उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उस समय भी केदार धाम की, बद्री धाम की, गंगोत्री यमुनोत्री की याद उनको कभी नहीं आई। उनकी डिक्शनरी में ये नाम ही नहीं थे। इन्हें कभी समझ ही नहीं आया कि उत्तराखंड के लोगों को कनेक्टिविटी के अभाव में, आवागमन की सुविधा के अभाव में कितनी मुश्किल होती है। उत्तराखंड से पूरे के पूरे परिवार पलायन कर जाएं, लेकिन इतने सालों तक कांग्रेस को उनकी भी याद नहीं आई। गांव के गांव खाली हो गए। आज डबल इंजन की सरकार 4 धाम को दिव्य और भव्य बना रही है। 4 धाम के लिए और बेहतर कनेक्टिविटी बना रही है। साथियों, ये सही कह रहे हैं कि इन्हें 4 काम आते हैं। अब मैं जरा वर्णन कर रहा हूं, उन्हीं की बात तो मैं बताता हूं। वो 4 काम की बातें करते हो, 4 काम क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या पड़ा है, उनका भूतकाल इन बातों का गवाह है, वो क्या है। पहला काम, ये जो भी करेंगे वो एक परिवार के हित के लिए करेंगे। दूसरा काम, ये जो भी करेंगे उसमें भ्रष्टाचार होगा ही होगा। तीसरा काम, ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। देश को टुकड़ों में बांटने के षड्यंत्रों को वे अपनी वोट बैंक के कारण ये खेल खेलते रहे हैं, खेल खेलते रहे।